आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वुलिंग ग्रुप के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बिल्डिंग के अंदर सभी ग्रुप के लीडर इकट्ठा होते हैं और वहीं पे वुलिंग ग्रुप का लीडर भी होता है और वाइस लीडर भी होता है। उन सभी के सामने सनवू का वही स्केलेटन वाला छोड़ा हुआ मार्क्स होता है, जिसे देखते हुए वुलिंग ग्रुप का लीडर कह रहा होता है, पहले हमारे 3rd जेल के ऊपर अटैक करके उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया, अब 9 जेल के ऊपर अटैक हुआ जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। जबकि मैंने तुम सभी लोगों को वार्निंग दी थी कि सारे जेल की ताकत को बढ़ा दिया जाए, उन सभी के अंदर लोगों को और भी ज्यादा ऐड कर दिया जाए, लेकिन तुम सभी ने मेरी बातों को नजरअंदाज कर दिया। अगर तुम सभी लोगों ने मेरी बातों को सुना होता और सारे जेल की ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा दिया होता तो हमारे 9 जेल के साथ आज ऐसा नहीं होता, वो पूरी तरह से कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं होता। लेकिन तुम सभी लोगों ने, तुम सभी की गलती है इसमें, यही कहने के साथ अपनी पावर को रिलीज करता है। और वो जैसी अपनी पावर को रिलीज करता है, वहाँ पे जितने भी बैठे हुए ग्रुप के लीडर होते हैं उन सभी के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा भयानक प्रेशर पड़ने लगता है। वो सभी लोग सांस तक नहीं ले पा रहे होते हैं, यहाँ तक कि वाइस लीडर भी उस प्रेशर को सही से हैंडल नहीं कर पा रहे होते, उन्हें भी उस प्रेशर को हैंडल करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। आगे वुलिंग ग्रुप का लीडर अपनी एनर्जी से उस मार्क्स को हवा में उड़ाते हुए कहता कि उस कमीने की हिम्मत कैसे हुई हम सभी को मॉक करने की, उकसाने की। फिर वो अपनी पावर की मदद से उस मार्क्स को तोड़ देता है और तोड़ के कहता है कि मैंने तुम सभी लोगों को कब का उस कल्प्रिट के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने को कहा था, लेकिन तुम में से अभी तक किसी ने भी उसके बारे में एक सबूत तक लाके नहीं दिया मुझे। आखिर तुम लोग कब से कर क्या रहे थे? उस कमीने ने जब से हमारे 3rd जेल के ऊपर अटैक किया है तब से वो हमारे साथ खेल रहा है। वो हर बार अपने पीछे हमारे लिए एक मैसेज को छोड़ के जाता है, वो ये दिखाता है कि हम कितने ज्यादा कमजोर है कि हम उसे ढूंढ तक नहीं पा रहे हैं। ये सुनकर एक लीडर घबराते हुए कहता है कि जब हमारे 9 जेल के ऊपर अटैक किया था, उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, तब हमें पता चला था कि उस माउंटेन के ऊपर से जून क्लैन के लीडर सनवू को उतरते हुए देखा था कुछ लोगों ने। मुझे लगता है कि वही असली कल्प्रिट है इन सारी चीजों के पीछे, हमें उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। लेकिन वो अपनी बात खत्म कर पाता उससे पहले वुलिंग ग्रुप के लीडर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और अपनी स्वॉर्ड से उसके गले को उसके धड़ से अलग कर देते हैं। ये देखकर वहाँ पे जितने भी बैठे हुए ग्रुप के लीडर होते हैं वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। आगे वुलिंग ग्रुप का लीडर कहता है, क्या यहाँ पे कोई और भी है जो ऐसे बकवास को करना चाहता है? उसके ऐसा कोई कमजोर इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? ये सुनकर वाइस घबराते हुए कहता है कि जब हम 9 जेल को इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तब हमें ये बात पता चली थी कि जिस इंसान ने भी हमारे 9 जेल के ऊपर अटैक किया था उसने हाईएस्ट लेवल ऑफ द फायर मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया था। मुझे लगता है कि हमें इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि पिछले 10 सालों के अंदर जेनजिंग के अंदर जितने भी मार्शल आर्टिस्ट मास्टर हैं जो फायर मार्शल आर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो भी उसके हाईएस्ट लेवल पे, तो शायद हम उस कल्प्रिट को पकड़ पाए। ये सुन के वुलिंग ग्रुप का लीडर कहता है, वाइस लीडर जैसा कि मुझे तुमसे उम्मीद थी, इन सभी कचरों के बीच में तुम ही इकलौते हो जिसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है। आगे वाइस लीडर कहता है कि बस इतना ही नहीं है, आगे जब हमने वहाँ पे और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन किया तो हमें पता चला हमारे 9 जेल के अंदर पॉइजन मार्शल आर्ट का भी इस्तेमाल किया गया था। तो जैसा कि हमने उम्मीद किया था, सिर्फ एक ही बंदा नहीं है जिसने हमारे 9 जेल के ऊपर अटैक किया था, बल्कि उसके साथ और भी लोग हैं जिन्होंने हमारे 9 जेल के ऊपर अटैक किया था। ये सुनकर वुलिंग ग्रुप का लीडर कहता है, पॉइजन आर्ट, मुझे लगता है कि ये सभी लोग गोंगसुन से होंगे। वाइस लीडर कहता है कि ग्रुप लीडर, हमें 9 जेल के अंदर फ्लेम सरपेंट को भी इस्तेमाल करने के कुछ निशान मिले हैं, लेकिन फ्लेम सरपेंट को इस्तेमाल करने के लिए कम से कम असेंडेंट लेवल को रीच करना पड़ता है। ये सुनकर वुलिंग ग्रुप का लीडर कहता है, इसका मतलब हमारे पूरे कंट्री के अंदर सिर्फ एक ही इंसान है जो असेंडेंट लेवल को रीच करने में कैपेबल है और साथ ही साथ वो फ्लेम मार्शल आर्ट का भी इस्तेमाल करता है और उसके रिश्ते हमारे साथ कुछ इतने भी ज्यादा खास नहीं है। ये सुनकर वाइस लीडर परेशान होते हुए कहता है, ग्रुप लीडर कहीं आप उसकी तो बात नहीं कर रहे हैं ना? द फ्लेम एम्परर यंग गुआंगजू, आज से 30 साल पहले जब उसकी उम्र 50 साल हुई थी तब उसने असेंडेंट लेवल को रीच कर लिया था और उसके साथ ही साथ वो फ्लेमिंग आर्ट का भी इस्तेमाल करता है। एक बार जब एक एसोसिएशन के दूत ने उसे अपने अंदर भर्ती करने की कोशिश की थी तो उसने उसी को मार दिया था, जिसकी वजह से वो पूरे एसोसिएशन का टारगेट बन गया था। सभी एसोसिएशन के लोग उसको मारना चाहते थे, जिसकी वजह से उसकी फाइट भी हुई थी एसोसिएशन के स्क्वाड के साथ और वो फाइट कोई नॉर्मल फाइट नहीं थी बल्कि लाइफ एंड डेथ की फाइट थी। ये सुनकर वुलिंग ग्रुप का लीडर कहता है, लेकिन किसी तरह उसने उस लड़ाई के बाद अपने आप को सर्वाइव कर लिया होगा और एक जगह छुप के अपनी पावर को रिकवर किया होगा। वाइस लीडर कहता है, हाँ ग्रुप लीडर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर सच में फ्लेमिंग एम्परर ही असली कल्प्रिट है तो जो सारी कड़ियां हैं वो एक दूसरे से मिल रही हैं। वुलिंग ग्रुप का लीडर कहता है, अगर सच में फ्लेमिंग एम्परर ही असली कल्प्रिट है तो मुझे नहीं लगता कि हम पे जो अटैक हो रहे हैं वो रुकने वाले हैं, बल्कि ये अटैक ऐसे कंटिन्यू रहेंगे, शायद और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। इसकी वजह से हम बिल्कुल भी अब केयरलेस नहीं हो सकते हैं। अगर हमें हमारे जेल को प्रोटेक्ट करना है, बचाना है, तो हमें हमारे जेल की ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा। सभी ग्रुप लीडर मेरी बात ध्यान से सुने, जितनी जल्दी हो सके हमारे सारे जेल की ताकत को बढ़ा दिया जाए, जितना हो सके उतने ज्यादा और भी ज्यादा पावरफुल लोगों को सभी जेल के अंदर भेजा जाए ताकि वो सभी लोग मिलकर हमारे बचे हुए जेल को बचा सके। ये सुन के सभी ग्रुप लीडर कहते हैं, ठीक है लीडर, हम ऐसा ही करेंगे। आगे वुलिंग ग्रुप का लीडर वाइस लीडर से पूछता है कि तुमने मिनिस्टर के बेटी को कौन से जेल के अंदर रखा है? वाइस लीडर कहता है, आप उसके बारे में चिंता मत कीजिए, हमने उसको जहाँ भी बंदी बना के रखा है वो जेल हमारे हिडन जेल के अंदर नहीं आता है। वुलिंग ग्रुप का लीडर कहता है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, जब तक वो हमारे पास है हम उन कमीने
कमीनों के ऊपर से अपना कंट्रोल खोएंगे नहीं। हम उन कमीनों के ऊपर अपना कंट्रोल बना रख सकते हैं जब तक वो लड़की हमारे पास है। और इसी के साथ ये मीटिंग यहीं पे खत्म हो जाती है। फिर हमें उसी माउंट हुआ शेख के उसी एल्डर को दिखाया जाता है जिसने सनवू से फाइट किया होता है, जिसके पास वुलेन ग्रुप का लीडर आके कहता है कि मुझे माफ करना, मेरी मीटिंग कुछ ज्यादा लंबी चली गई, इसकी वजह से तुम्हें काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ा। माउंट हुआ शेख का वो एल्डर कहता है क्या तुमने अपने इस शेख के अंदर किसी को भी मैनर्स नहीं सिखाया है? तुम्हारे किसी भी मेंबर के पास कोई भी मैनर्स नाम की कोई चीज ही नहीं है। वुलेन ग्रुप का लीडर कहता है चलो मैं इस चीज के लिए तुमसे एक और बार माफी मांगता हूँ। तो चलो अब तुम मुझे बताओ कि आखिरकार तुम्हारा डिसीजन क्या है, तुमने मेरे ऑफर के बारे में क्या सोचा? ये सुनकर माउंट हुआ शेख के लीडर कुछ समय तक तो खामोश रहते हैं। फिर वो वुलेन ग्रुप के लीडर से कहते हैं क्या अगर मैंने तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और एनर्जी को ले लिया तो मैं ट्रांसेंडेंट लेवल को रीच करने के लिए कैपेबल हो पाऊंगा? क्या मैं ट्रांसेंडेंट लेवल के ऊपर ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा? वुलेन ग्रुप का लीडर कहता है मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि तुम्हें अपने गोल्स इतने ज्यादा छोटे नहीं रखने चाहिए, तुम ट्रांसेंडेंट लेवल के असेंडेंट लेवल को भी रीच कर लोगे अगर एक बार तुमने उस एनर्जी को एक्सेप्ट कर लिया तो। ये सुनकर उसके हाथ कँपाने लगते। वो सोचता है क्या सच में मैं असेंडेंट लेवल को रीच कर पाऊंगा? जब मैं पहले यंग हुआ करता था तब मैंने मुड़ी यूनियन और माउंट हुआ शेख का टेंशन अपनी तरफ गेन कर लिया था। सभी को ऐसा लगता था मैं यंग जनरेशन में सबसे यंगेस्ट होऊंगा जो असेंडेंट लेवल को रीच करेगा। पूरे मार्शल वर्ल्ड में मेरे जैसा यंगेस्ट कोई भी असेंडेंट नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, 1 साल 2 साल 10 साल, मेरे लिए असेंडेंट लेवल का रास्ता और भी ज्यादा लंबा होता गया। मैं असेंडेंट लेवल से और भी ज्यादा दूर होता गया। असेंडेंट लेवल छोड़ो, मैं ट्रांसेंडेंट लेवल तक को रीच नहीं कर पाया, मैं ट्रांसेंडेंट लेवल तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं थी कि मैं असेंडेंट लेवल पे नहीं पहुंच पाया, बल्कि मेरे माउंट हुआ शेख की गलती थी क्योंकि उनके मार्शल आर्ट इतने ज्यादा डेवलप नहीं थे, इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे कि वो मुझे असेंडेंट लेवल तक पहुंचा पाते। मैं जो पहले काफी बड़ा जीनियस हुआ करता था वो एक कचरा बन के रह गया सिर्फ अपने माउंट हुआ शेख के मार्शल आर्ट की वजह से। तभी वुलेन ग्रुप का लीडर कहता है तुम ये मत सोचना कि तुम माउंट हुआ शेख के पार्ट हो, इसकी वजह से तुम असेंडेंट लेवल पे रीच नहीं कर पाए, बल्कि तुम अपने उस बेवकूफ मास्टर की वजह से असेंडेंट लेवल पे रीच नहीं कर पाए जिसने तुम्हें सिखाया। उसने अच्छी तरह से तुम्हें सिखाया ही नहीं कुछ भी। अगर उसने अच्छी तरह से तुम्हें सिखाया होता तो आज तुम्हारी हालत ऐसी नहीं होती। ये सुन के माउंट हुआ शेख का वो एल्डर कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इसमें सिर्फ माउंट हुआ शेख की गलती नहीं है बल्कि उस कमीने वुडेन की भी गलती है। उन सभी लोगों की वजह से ही मैं असेंडेंट लेवल को रीच नहीं कर पाया, वरना मैं बड़ी आसानी से असेंडेंट लेवल को रीच कर लेता। तभी वुलेन ग्रुप का लीडर अपनी ब्लैक एनर्जी को रिलीज करता है और माउंट हुआ शेख के एल्डर से कहता है क्या तुम्हें पावर की भूख है, क्या तुम्हें पावर चाहिए? अगर एक बार तुमने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और इस एनर्जी को ले लिया तो तुम्हारे रास्ते में जो असेंडेंट और ट्रांसेंडेंट लेवल को रीच करने की बाधा है उन सभी बाधाओं को तुम बड़ी आसानी से ब्रेक थ्रू कर पाओगे और ट्रांसेंडेंट लेवल पे पहुंच जाओगे और शायद असेंडेंट लेवल पे भी पहुंच जाओ। लेकिन इस पावर को पाने के लिए तुम्हें अपना सब कुछ देना होगा, सब कुछ बलिदान करना होगा तुम्हें इस पावर को पाने के लिए, उसके बाद ही तुम इस पावर को ले पाओगे। ये सुन के वो माउंट हुआ शेख का एल्डर सोचता है अगर मैंने इसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो मैं काफी ज्यादा पावरफुल बन सकता हूँ, मैं ट्रांसेंडेंट लेवल को रीच कर सकता हूँ बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना कोई सालों की मेहनत के मैं सीधा ट्रांसेंडेंट लेवल को रीच कर लूंगा, शायद असेंडेंट लेवल पे भी पहुंच जाऊं। और एक बार अगर मैंने इतने ज्यादा हाईएस्ट लेवल को रीच कर लिया तो कोई भी मुझे कचरे की तरह ट्रीट नहीं करेगा, मुझे ऐसा नहीं दिखाएगा कि मैं किसी भी काम का नहीं हूँ। और साथ ही साथ इतनी ज्यादा पावर पाने के बाद, ट्रांसेंडेंट लेवल को रीच करने के बाद मैं उस सनवू से भी अपना बदला ले पाऊंगा। और इतनी ज्यादा पावर पाने के बाद वो कमीना सनवू भी मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा, उसे भी मैं अपने हाथों से ही खत्म करूंगा। यही सोचकर वो वुलेन ग्रुप के लीडर से कहता है ठीक है मैं अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करने को तैयार हूँ, मैं अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ, बस इस पावर के लिए मुझे ये पावर चाहिए, किसी भी कीमत पे मुझे ये पावर दे दो। ये सुन के वुलेन ग्रुप का लीडर हंसते हुए कहता है बहुत अच्छे, फाइनली तुम इस चीज के लिए तैयार हो गए, मैं इस चीज को सुनने के लिए कब से इंतजार कर रहा था। और यहीं पे आज का हमारा ये एपिसोड ही खत्म होता है। जो भाई भी हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग 10,000 सब्सक्राइबर के काफी ज्यादा करीब है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। मिलते अगले एपिसोड में, बाय।